हेलो बच्चों, तो स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 3 का लेक्चर नंबर 5। और 2 क्वेश्चन बच गया था, बट बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ सर कब सॉल्व कराएंगे। एक्चुअली कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम था, तो आज बच्चे लोग का एक और था कि सर लाइट नहीं आता है, आपका फेस नहीं आता है, तो अब सब चीज़ क्लियर आएगा। और क्योंकि ये आईफोन का कमाल है और विशेष क्या बोले टाइम का भी डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट वीडियो में हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए थे, वेलोसिटी निकाल लिए थे, और आज आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन का वैल्यू में कैसे फाइंड करते हैं। चलो देखिए, तो इसमें क्या मानते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a। यहां पर हम क्या मान लेंगे, एक सर्कल है आपका, एक सर्कल ले लेंगे, यहां पर एक सर्कल ले लेंगे, यहाँ पर इसको चलिए एक सर्कल ले लिए, इसका रेडियस इसमें क्या बोलता है, तो पार्टिकल है। इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कोई पार्टिकल है, कहाँ पर P पॉइंट में पार्टिकल है कोई, यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम हम लोग m दे दिए, ये डिस्टेंस आपका x है और ये पॉइंट को हम लोग O कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, इसका जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड, ये कितना स्पीड से चल रहा है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फिर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन निकल पाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आपको क्या काम करेंगे, तो पोजीशन निकालेंगे P ऑन द एक्स एक्सिस। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल OPM में यहाँ पर cos थीटा निकाल लीजिए, और इसका रेडियस a दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है इसका रेडियस कितना मान लिया हम लोग, a दिया हुआ है। तो यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस आपका a हो गया, और जो बेस हो गया आपका x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया a cos थीटा, x का वैल्यू निकल गया a cos थीटा। यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू क्या हो गया, a cos थीटा। और एक फॉर्मूला आप लोग पहले से पता होगा कि जो आप लीनियर स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेते हैं। लीनियर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लीनियर स्पीड के जगह पे कोई चीज रोटेट कर रहा है तो उसको ओमेगा से दिखाते हैं, एंगुलर स्पीड बोलते हैं इसको। वहां पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके जब थीटा दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो थीटा का वैल्यू निकल गया ओमेगा टी। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता, तो थीटा के जगह पे क्या लिख दिया, ओमेगा टी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल, मेन बात यही होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका निकल गया तो आपका मेन काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, यहाँ पर बोलता है वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। यहाँ ध्यान दीजिए, तो v इक्वल टू फॉर्मूला होता है dx बाई dt। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू था मेरा कितना आया था, a cos ओमेगा t, यही बात है, x का वैल्यू a cos ओमेगा t। अब यहाँ पर देखिए a कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा d अपॉन dt cos ओमेगा t। यहाँ पर थोड़ा मैथ्स से आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin ओमेगा t, एक फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसलिए ओमेगा पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा a ओमेगा sin ओमेगा t। चलिए ये मेरा निकल गया वेलोसिटी। तो आपसे वेलोसिटी भी नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो a निकालना है हम लोग को, फिर इसमें आगे देखते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, a निकालना है। a का जो फॉर्मूला होता है आपका, a का जो फॉर्मूला होता है dv बाई dt। यहाँ से d अपॉन dt कर दिए, d के जगह वैल्यू पुट कर दिए, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। यहाँ पर देखिए माइनस a ओमेगा कांस्टेंट का बाहर निकाल दिए, तो d अपॉन dt हो गया साइन ओमेगा t, और साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t ओमेगा cos ओमेगा t। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a ओमेगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा cos ओमेगा t। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t, और ये वाला वैल्यू x के बराबर है, ये आपका आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो यही आपको निकालना था, और यही आपको कितना मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का एक्सेलरेशन निकालना था। तो एक्सेलरेशन निकल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर
x। देख लीजिएगा यहाँ से कैसे बना हुआ है यहाँ पर। तो डी अपॉन डी टी लिख दिया, बी का वैल्यू पुट कर दिया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा बाहर निकल गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा 2 टाइम है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, अरे एक कॉस ओमेगा टी के जगह पे हम लिख दिए क्या यहाँ पर x, ये आपका निकाल के लिए बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हैंस स्टेट फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए क्या बोलता है इसमें, कोई भी एसएचएम ले लेंगे, एसएचएम बताया था आप लोगों को पहले से भी, एक रिजिड सपोर्ट होता है, उसमें एक पॉइंट मास लेते हैं, उसको लटका देते हैं हम लोग एक धागे से, धागा क्या होना चाहिए इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब धागे का हम पोजीशन को चेंज कर दिए, हम इस बॉब को या इस पॉइंट मास को यहाँ पर ले आए, तो आपसे एक सिंपल सवाल पूछा गया कि आपका जो आप जो फोर्स लगाए थे किधर लगाए थे, हम जो फोर्स लगाए थे ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया जो बॉब जो खुद लगा रहा वापस आना चाह रहा है, इसको लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। नाम से पता चल रहा है रीस्टोर करना चाह रहा है आपको, ये मतलब जहां से चला था वहां वापस आना चाह रहा है, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पर देखिए, हम इसका एक और पोजीशन ले लिए, हम इसका एक और पोजीशन यहाँ पर ले लिए। अब आपसे पूछा जाए इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स और ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तो आपसे पूछा जाए, सवाल पूछा जाए ए, बी और सी में, तो क्या बी और सी, बी ए में तो आपका दोनों जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो है, लेकिन आपसे पूछा गया बी और पहले सी में डिस्प्लेसमेंट बताइए, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है। ये डिस्टेंस को x1 ले लिए, डिस्टेंस को x2 ले लिए, या इसको x a मान लीजिए, इसको xb मान लीजिए, या फिर आपका जो भी पॉइंट है, ये b है तो इसको b मान लेते हैं, और ये वाला आपका c है, इसको क्या मान लेते हैं c मान लेते हैं। तो अब सवाल उठता है क्या दोनों जगह रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू सेम है आपका बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं सी पे रिस्टोरिंग फोर्स अधिक है। तो रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का। जहां पर डिस्प्लेसमेंट अधिक होगा वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स अधिक होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट कम होगा रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर था, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था राइट की तरफ, जिधर हम उसको डिस्प्लेस कर रहे थे, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स का अपोजिट लग रहा था, यहाँ पे कौन सा साइन रहता है माइनस साइन लग जाएगा। बस इसी को सिर्फ आपको लैंग्वेज में लिख देना है। देखिए क्या बोलता है, एसएचएम इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच रिस्टोरिंग जो फोर्स होगा, मतलब एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट मेन पोजीशन। वो लिखा हुआ है डायरेक्टली माइनस एक्स, यहाँ पर जाना चाहिए कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। प्रोपोर्शनल का साइन है कांस्टेंट आगे, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या फिर बोलते हैं सिंपली स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन टेम्परेचर्स। ऐसे तीन क्वेश्चंस आपका, एक स्टेट है प्रूफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और एक लास्ट क्वेश्चन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो फर्स्ट में बात करेंगे टेम्परेचर क्या है। देखिए टेम्परेचर को समझेंगे, जैसे हम आइस का टुकड़ा ले लिए, एक आइस का टुकड़ा ले लिए और एक में गर्म चाय ले लिए। अब इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है। इससे सिर्फ हमको एक बात इन्फॉर्मेशन को पता चलता है कि यदि इसका टेम्परेचर कम हो चीज ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर हाई होता है, उसकी गर्म होता है। तो टेम्परेचर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक में बोला जाए तो आपसे बोला जाए टेम्परेचर जो होता है किसी ये बताता है कि कोई भी चीज कितना गर्म है कितना ठंडा है, ये मापता है। तो मैं लिखा हुआ टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट बोलता है स्टेट एंड प्रूफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, देखिए इसका स्टेटमेंट को समझिए क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब पहले समझेंगे कि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आइस और ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन बोलता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम कभी बोलेंगे जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, यदि इसका भी टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, इसका 50 डिग्री सेल्सियस, तो बोलेंगे क्या दोनों बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, तो आपका आंसर होगा नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। यदि इसका टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया, इसका भी टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया, बॉडी ए का भी टेम्परेचर 60 है, बॉडी बी का भी है, तो बोलेंगे हाँ तब बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब दो बॉडी तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, दोनों का तापमान एक जैसा होगा। चलिए अब हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बात करते हैं कि नियम क्या बताना चाहता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, देखिए स्टेट एंड प्रूफ भी करना हम लोगों को। इसमें क्या, इसमें आपको टोटल 3 सिस्टम लेना होता है। देखिए यहाँ पर इसको बताते हैं, यहाँ पर इसमें टोटल 3 सिस्टम लेंगे। यहाँ पर इसको मिटा देंगे, यहाँ पर टोटल 3 सिस्टम लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए।
तीन सिस्टम, तीनों का नाम दे दिए, ए बी और एक का नाम दे दिए सी। अब देखिए जो सिस्टम ए और बी है इसके बीच में जो दीवार है, ये बीच का जो दीवार है इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक दीवार, एडियाबैटिक कहने का मतलब एडियाबैटिक वाल है, इसका मतलब इंसुलेटिंग वाल है। इंसुलेटिंग वाल है मतलब हीट का एक्सचेंज आपस में नहीं करता है, जितना गर्म ही है उतना गर्म ही है, अब उसको आपस में कोई मतलब नहीं है मतलब। अब देखिए एक और वाल ले लेंगे, एक जो सी जो कनेक्टेड है वो है आपका डायथर्मिक वाल से कनेक्टेड। डायथर्मिक को बोलते हैं कंडक्टिंग वाल, ये है डायथर्मिक वाल से कनेक्टेड। मतलब ये ए सी के साथ शेयरिंग कर सकता है हीट का, बी सी के साथ शेयरिंग कर सकता है, लेकिन ए और बी आपस में शेयरिंग नहीं कर सकता। अब नियम पे आते हैं हम लोग, नियम क्या बोलता है। नियम बोलता है ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, प्रूफिंग के साथ साथ हो जाएगा, तो बोलेंगे टी ए का जो टेम्परेचर होगा टी सी के बराबर होगा। ध्यान समझिए कि ए जो है सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टेम्परेचर ए का जो सिस्टम ए का जो टेम्परेचर होगा सिस्टम सी का टेम्परेचर होगा बराबर होगा। बोलता है बी जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो सी के साथ है सेपरेटली अलग से, तो टेम्परेचर जो बी का होगा वही टेम्परेचर किसका होगा, सी का होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन को देखिएगा तो टी ए किसके बराबर आ गया, टी बी के बराबर आ गया। कहने का मतलब टेम्परेचर जो ए का होगा टेम्परेचर बी का होगा, मतलब ए और बी भी आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोलता है इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर थर्मली सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी। ए जो थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, बी जो है सी के साथ अलग अलग, तो बोलता है ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यदि ए सी के साथ अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी अलग से सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। देखिए प्रूफिंग इसके यहाँ पे बोलता है इफ ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम सी, तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, टी ए बराबर टी सी हो गया और टी बी बराबर टी सी हो गया। तो ये दिखा रहा है कि जो टेम्परेचर ए का होगा वही टेम्परेचर बी का होगा। या बोल सकते हैं कि दोनों सिस्टम ए एंड बी क्या आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए लास्ट देखिए, बोलता है राइट एनी वन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कोई एक स्टेटमेंट लिखना है, इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्लॉसियस स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। देखिए बारी बारी समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है, एग्जांपल समझिए, यदि आपका चाय है और एक में क्या है, पानी है, वाटर। देखिए इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और ये एटमॉस्फेयर है आपका। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते देखिए, ये जो आपका जो गर्म चाय है वो अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जो गर्म चाय है अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हॉट बॉडी था और आपका जो इन्वायरमेंट है कोल्ड बॉडी था। हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन ये वाटर से आप चाह रहे हो, ये वाटर से आप क्या चाह रहे हो कि वो आपका आइस में बदल जाए। ये वाटर जो रखा हुआ था अपने आप किसमें बदल जाए, आइस में बदल जाए। ये कब पॉसिबल होगा कि इससे हीट निकल के इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। मतलब कि कोल्ड बॉडी से हीट निकल के कहाँ जाए, हॉट बॉडी में। यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉट बॉडी से कहाँ जा रहा है, कोल्ड बॉडी में। कोल्ड और हॉट कहने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर हाई उसे हॉट बोल रहे हैं, टेम्परेचर कम से कोल्ड बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए वाटर का टेम्परेचर 20 था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 था, अब आप इसको आइस में बदलना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हीट कोल्ड बॉडी से कहाँ जाएगा, हॉट बॉडी में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। बोलता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल, वैसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है व्हिच सोल रिजल्ट, जिसका एकमात्र रिजल्ट होगा ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। कभी भी हीट हॉट ऑब्जेक्ट से हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी आए, कभी भी हीट कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, बोलता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल व्हिच सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर बात होता है हीट इंजन का। हीट इंजन देखिए, हीट इंजन वहां पर ऑपरेट कैसे करता है। हीट इंजन में क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोल को जब देते हैं, पेट्रोल जो देते हैं वो आपका हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जितना वो हीट एनर्जी रिलीज मतलब बना रहा है वो हो गया हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का जो काम रहता है वहां पर दो चीज में काम होता है। एक तो व्हील को घुमाने में मतलब कुछ वर्क करता है, और साथ ही साथ क्या करता है वो सिंक, इसको बोलते हैं सोर्स एक तरह से बोल सकते हैं जहां से इसको एनर्जी मिल रहा है, और जब एक जगह होता है सिंक जहां पर वो हीट क्या करता है, रिजेक्ट करता है। जो साइलेंसर होता है उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकलता है।
तो बोलता है हम जो पेट्रोल जला रहे हैं उसका सिर्फ काम क्या होना चाहिए, तो व्हील घुमाना चाहिए था, लेकिन व्हील घुमाने के साथ साथ वो क्या करता है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, रिलीज कर देता है एटमोस्फेयर में, जिसका कोई काम नहीं था, वहां स्मोक का कोई काम नहीं था, और वेस्टेज एनर्जी का कोई काम नहीं था। लेकिन ये कभी पॉसिबल ही नहीं कि जितना हम हीट लिए सारा का सारा हम क्या करें, जितना भी सोर्स से हमको हीट मिला सारा का सारा वर्क कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया। तो यही नियम बोलता है कि नो प्रोसेस पॉसिबल। अब अभी ऐसा बाइक नहीं देखे होंगे जिसमें कि हाँ साइलेंसर नहीं है, या मतलब ऐसा कोई भी चीज अभी तक कोई भी हीट इंजन ऐसा बना अभी तक नहीं है। तो बोलता हूँ सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जितना लिया सारा कहाँ से, रिजर्वायर से, एंड द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क, मतलब सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर जितना एनर्जी दिया वो सारा का सारा वर्क में नहीं कन्वर्ट करेगा, कुछ ना कुछ हीट वो रिजेक्ट करेगा ही करेगा। और आज इस तरह मॉडल सेल आपका कंप्लीट हो गया सारा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में इस चैनल के थ्रू आप लोगों को क्लास 9 का फिजिक्स सारा सॉल्यूशन, क्लास 10th का सारा सॉल्यूशन, क्लास 11th का, क्लास 12 का, और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चैनल में आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।